जेफरी लियोनेल डाहमर। ये नाम सुनते ही उन लोगों की रूह कांप जाती है जो उसके भयानक कामों से वाकिफ हैं। 1977-78 से 1991 तक डाहमर ने मिल्वॉकी, विस्कॉन्सिन शहर को दहलाकर रख दिया था। वो जवान लड़कों और मर्दों को अपना शिकार बनाता था, उन्हें दोस्ती या पैसों का लालच देकर अपने अपार्टमेंट में ले आता था। वहां उसने बयान न किए जा सकने वाले हिंसा के काम किए। डाहमर ने अपने शिकारों को नशीली दवा दी, उन्हें यातनाएं दी, मारा और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने नरभक्षण भी किया। डाहमर का अपार्टमेंट उसके जुर्मों का एक भयानक नमूना बन गया था। जांचकर्ताओं को शरीर के टुकड़े टुकड़े किए हुए अलग अलग अवस्थाओं में तस्वीरें मिलीं। उन्हें फ्रिज में रखे हुए इंसानी अवशेष मिले। सड़न की बदबू हवा में फैली हुई थी, उन दीवारों के भीतर हुई भयावहता का प्रमाण। डाहमर के जुर्मों की पूरी हद ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 17 लोगों की जिंदगी दर्दनाक तरीके से खत्म हो गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये बेटे, भाई और दोस्त थे। हर शिकार की एक कहानी थी, एक भविष्य जो एक ऐसे राक्षस ने चुरा लिया जो सबके सामने छिपा हुआ था। जेफरी डाहमर का मुकदमा जनवरी 1992 में शुरू हुआ। कोर्ट रूम न्याय और पागलपन के बीच एक जंग का मैदान बन गया। डाहमर के वकील गेराल्ड बॉयल ने पागलपन की दलील दी। उन्होंने तर्क दिया कि डाहमर के अपराध इतने जघन्य, इतने भयावह थे कि वे केवल एक बीमार दिमाग की उपज हो सकते थे। हालांकि अभियोजन पक्ष ने एक अलग तस्वीर पेश की। उन्होंने डाहमर को एक चालाक शिकारी के रूप में पेश किया जो अपने कार्यों से पूरी तरह वाकिफ था। जूरी ने अंततः पागलपन की दलील को खारिज कर दिया। 2 हफ्ते के मुकदमे के बाद उन्होंने डाहमर को हत्या के 15 मामलों में दोषी पाया। उसे 15 लगातार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, कुल मिलाकर 957 साल जेल में। जज के शब्दों ने कई लोगों की भावनाओं को प्रतिध्वनित किया। डाहमर फिर कभी एक आजाद आदमी के रूप में दिन का उजाला नहीं देखेगा। मुकदमे ने जबकि कुछ हद तक बंदिश प्रदान की, पीड़ितों के परिवारों के दर्द को कम करने के लिए बहुत कम किया। कार्यवाही के दौरान सामने आई भयावहता ने केवल उनके घावों को और गहरा कर दिया। डाहमर के अपराधों का भूत उन्हें सताता रहा, उनके नुकसान की निरंतर याद दिलाता रहा। डाहमर के पीड़ितों के परिवारों के लिए उनके नुकसान का दर्द एक ऐसा घाव है जो वास्तव में कभी नहीं भरता। वे अनुपस्थिति के निरंतर दर्द के साथ जीते हैं। उनके प्रियजनों का चुराया हुआ भविष्य हमेशा के लिए उनके दिमाग में अंकित हो गया। डाहमर के अपराधों का भयानक विवरण केवल उनकी पीड़ा को बढ़ाता है। कई परिवार के सदस्य क्रोध और आक्रोश से जूझते हैं। वे इस ज्ञान से जूझते हैं कि उनके प्रियजनों ने डाहमर के हाथों अकल्पनीय भयावहता का सामना किया। कुछ लोग अपने विश्वास में सांत्वना पाते हैं, अपने प्रियजनों को फिर से देखने की आशा से चिपके रहते हैं। दूसरों को सहायता समूहों में आराम मिलता है, अपने दुहक को साझा करते हैं और साझा अनुभव में ताकत पाते हैं। परिवारों को मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति में डाहमर के अपराधों की निरंतर याद का भी सामना करना पड़ता है। डाहमर के बारे में हर किताब, फिल्म या वृत्तचित्र पुराने घावों को फिर से खोल देता है। वे शोषित महसूस करते हैं। उनके प्रियजनों को एक सीरियल किलर की भयानक गाथा में केवल फुटनोट तक सीमित कर दिया जाता है। जेफरी डाहमर के अपराध दशकों बाद भी जनता को मोहित और भयभीत करते रहते हैं। उनके केस को एक्सप्लोर करने वाले ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री, पॉडकास्ट और किताबें लोकप्रिय बनी हुई हैं। हालांकि यह आकर्षण नैतिक चिंताओं को जन्म देता है। जबकि कुछ लोगों का तर्क है कि इन मामलों की जांच करने से आपराधिक मनोविज्ञान और रोकथाम में अंतर्दृष्टि मिल सकती है, दूसरों को महिमा मंडन और शोषण की संभावना के बारे में चिंता है। रॉबर्ट ट्वीडली जूनियर और सैमी ट्यूश के हालिया मामलों ने इस आकर्षण के काले पक्ष को उजागर किया है। 2024 में ट्वीडली, जिसने एक महिला की हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ने सोशल मीडिया पर खुद की तुलना डाहमर से की। दुखद रूप से युवा सैमी ट्यूश ने लगातार बदमाशी के बाद अपनी जान ले ली, जहां उसे क्रूरता से डाहमर उपनाम दिया गया था। ये घटनाएं सीरियल किलर के प्रति हमारे सांस्कृतिक जुनून के वास्तविक दुनिया के परिणामों को प्रदर्शित करती हैं। जब हम इन व्यक्तियों को बदनामी के दायरे में ऊपर उठाते हैं तो हम कॉपीकैट अपराधों को प्रेरित करने और उनके भयावह कृत्यों को सामान्य करने का जोखिम उठाते हैं। हमें पीड़ितों को याद रखना चाहिए और इन मामलों को संवेदनशीलता के साथ और इस तरह की हिंसा के मूल कारणों को समझने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बजाय इसके कि केवल रुग्ण जिज्ञासा में लिप्त रहें।